Hello student, today we are going to discuss about mechanism of endocytosis and exocytosis with example. So let's move ahead. First of all, introduction. As we all know, cell membranes are semi-permeable. Bulk transport takes place both into and out of the cell. बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए डियर स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो मैकेनिज़म्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से बल्क ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स और चैनल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और बहुत से दूसरे मालिक्यूल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की एटमोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकली है। एंडो मीन विद इन एंड क्यूटोस मीन होलो वेजल्स। ओसिस मीन्स एक्सप्रेसिंग स्टेट और कंडीशन। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सेल की सेल मेम्ब्रेन अपने न्यूट्रिएंट्स को या फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करती है, इंटरनलाइज करती है, टेक इन करती है। एंडोसाइटोसिस की टर्म को फर्स्ट टाइम इन 1963 के अंदर डी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है? जी हाँ, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कंज्यूम होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शंस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोक्योर द न्यूट्रिएंट्स फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रिपेयर, सीज द टॉक्सिन्स और अनवांटेड पैथोजेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैक्रोफेजेस के एग्जांपल है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? वो पैथोजेंस को सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस उनको सीज कर लेते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। एंड एलिमिनेट द ओल्ड और नॉन फंक्शनल सेल्स, रिसेप्टर सिग्नलिंग एंड रिमॉडलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, neurotransmission of the essential signals, modulating response of the cells toward various cell signals. नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की टाइप्स। बेसिकली एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फैगोसाइटोसिस, नंबर 2 पिनोसाइटोसिस, नंबर 3 रिसेप्टर मेडिएटेड और क्लैथरिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हम पिनोसाइटोसिस को फर्दर माइक्रोपिनोसाइटोसिस के अंदर और मैक्रोपिनोसाइटोसिस के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं। चलिए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। सेल का काम ये होता है कि सेल की सेल मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को 1882 के अंदर एल ए मैचनिकॉफ ने डिस्कवर किया था। फैगोसाइटोसिस के अंदर 5 बेसिक स्टेप्स शामिल हैं। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है डिटेक्शन। आप स्लाइड के ऊपर लगी पिक्चर से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अमीबा है, वो अपने न्यूट्रिएंट को सच एज बैक्टीरियम उसको डिटेक्ट कर रहा है और उसकी तरफ मूव करता है। फिर वो अपने बैक्टीरियम या अपने फॉरेन पार्टिकल जो उसका न्यूट्रिएंट है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, उसे एनगल्फ करेगा। एनगल्फ मीन्स इंजेक्शन। फिर उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद वो उसके गिर्द एक वेजिकल बना देगा। उस वेजिकल को फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम आगे फ्यूज़ हो जाएगी लाइसोसोम के साथ और फैगोसोम कन्वर्ट हो जाएगा फैगोलाइसोसोम के अंदर। फैगोलाइसोसोम क्या करेगी? उसके अंदर डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डालेगी और उसको डिग्रेड कर देगी। फिर लास्ट स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल। जो डाइजेस्टेड मटेरियल है जो यूज़फुल है उसको सेल अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेगा और जो वेस्टफुल है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है अमीबा और इम्यून सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब अमीबा के अंदर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को वो सूडोपोडिया बना के एनगल्फ कर रहा है। इसी तरह इम्यून सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये भी सूडोपोडिया बना के फॉरेन पार्टिकल को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग। सेल क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इनटेक करता है।
लेकिन पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में डिफरेंस ये है कि फैगोसाइटोसिस के अंदर सूडोपोडिया फॉर्मेशन होती है और फॉरेन पार्टिकल को इनटेक किया जाता है, लेकिन पिनोसाइटोसिस के अंदर सूडोपोडिया फॉर्मेशन नहीं होती। सूडोपोडिया इज एब्सेंट इन पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को एज अर्लियर सेड के 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रोपिनोसाइटोसिस एंड मैक्रोपिनोसाइटोसिस। माइक्रोपिनोसाइटोसिस जो है इसलिए इसको माइक्रो कहा गया है कि उसका साइज़ जो वेजिकल बनेंगी ना पिनोसाइटोसिस में उसका साइज़ स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नंबर 2 टाइप ऑफ पिनोसाइटोसिस इज मैक्रोपिनोसाइटोसिस। मैक्रोपिनोसाइटोसिस के अंदर जो वेजिकल बनेगी उसका डायमीटर 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर होता है। मैक्रोपिनोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन रफलिंग होती है। मेम्ब्रेन रफलिंग क्या है कि इसमें वेजिकल नहीं बनती, इसमें मेम्ब्रेन रफल करती है। रफल मीन टू से यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या करेगी, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट क्रिएट करेगी और फ्रैगमेंट क्रिएट करने के बाद इस पार्टिकल को वेजिकल की फॉर्म में अंदर ले जाएगी। यह है मैक्रोपिनोसाइटोसिस। लेकिन माइक्रोपिनोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन रफलिंग नहीं होती बल्कि एक बाकायदा वेजिकल बनती है। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास है पिनोसाइटोसिस की एग्जांपल्स। हमें पता है कि पिनोसाइटोसिस क्या है, इनटेक ऑफ वेजिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है अपटेक ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स बाय द बॉडी सेल्स, द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एग सेल्स, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द माइक्रोविलाई सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमारा डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल कैसे इनटेक करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है एंडोसाइटोसिस की, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। दैट इज एंडोसाइटोसिस विच इज़ आल्सो नोन एज क्लेथरन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसको क्लेथरन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्लेथरन प्रोटीन शामिल है। हम इसकी इसेंशियल स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उनके साथ क्लेथरन प्रोटीन भी बाइंड होती है। हम रिसेप्टर्स को और क्लेथरन प्रोटीन को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, क्लेथरन कोटेड पिट। ठीक है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और क्लेथरन कोटेड पिट क्या करेगी, जब फॉरेन पार्टिकल रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा तो क्लेथरन कोटेड पिट इनसाइड इन्वेजिनेट कर जाएगी और वेजिकल बना देगी और वो वेजिकल सेल के अंदर मूव करेगी और अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद है सेल के अंदर जिसका नाम है एंडोसोम, उसके साथ जुड़ जाएगी। एंडोसोम क्या करेगा, फॉर फर्दर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉरेन पार्टिकल, जो क्लेथरन है और रिसेप्टर्स हैं जो वेजिकल के साथ जुड़े हैं उनको वेजिकल से हटा देगा। जब हटा देगा एंडोसोम तो क्लेथरन भी और रिसेप्टर्स भी अगेन सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे और जो हमारा फॉरेन पार्टिकल है उसको फ्यूज़ कर दिया जाएगा विद लाइसोसोम। और क्या होगा कि लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम से फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा। दैट इज़ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बाउंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ जाती है और दूसरी आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन रिसाइक्लिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ये है कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटेक कर लिया जाता है, वो किस प्रोसेस से इंटेक किया जाता है, एंडोसाइटोसिस से। उसके साथ लाइसोसोम मिलेंगे, उसके डिग्रेड कर देंगे। जो यूजफुल पार्ट होगा उसको बॉडी का हिस्सा बना दिया जाएगा और जो वेस्टफुल पार्ट होगा उसको बाहर तो निकालना है। इसके साथ साथ सेल के अंदर जो वॉर्न आउट पार्टिकल्स होते हैं, सेल के अपने ऑर्गेनेलीज जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, उनको भी उसने क्या करना है, एक्सपेल आउट करना है। इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी एक्सपेल आउट करने की ज़रूरत होती है सेल को। तो वो किस तरह एक्सपेल आउट करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। सेलुलर फिनोमेना है जिसके अंदर सेल क्या करता है, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने वेस्ट को एक्सपेल आउट करता है। इसके मेजर फंक्शन में आ जाता है रिमूव द सेलुलर अनडिजायर्ड मटेरियल, फैसिलिटेटिंग सेलुलर मेम्ब्रेन ग्रोथ, repair, signaling and migration. Number 3, for cellular communication, cell uses exocytosis mechanism. Okay,
नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एज आई अर्लियर सेड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नंबर 1 रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस, नंबर 2 constitutive एक्सोसाइटोसिस। द फर्स्ट वन इज रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है। इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को और डाइजेस्टिव एंजाइम को। कब सिक्रीट करते हैं? जब इन्वायरमेंट से उन्हें एक्सटर्नल सिग्नल या स्टिमुलस प्रोवाइड होता है। जब ये हार्मोन एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से रिलीज होते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं, वो इन्हें गोल्गी अपरेटस के पास पहुंचा देता है और गोल्गी अपरेटस फाइनली इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचा देता है। दिस इज रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस इन कंट्रास्ट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस में क्या होता था कि बाहर से कोई सिग्नल या स्टिमुलस मिलता था जिससे सेक्रेटरी सेल हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड दिस टाइप ऑफ एक्सोसाइटोसिस इज परफॉर्म्ड बाय ऑल सेल्स कंटिन्यूसली। रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस कंटिन्यूसली नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म है जो कि कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 किस एंड रन पाथवे और नंबर 2 किस एंड स्टे पाथवे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है कि सेल के अंदर एक वेसिकल बनती है और उसको सेल ने एक्सपेल आउट करना है। ये वेसिकल क्या करेगी? ये सेल की सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी और मेम्ब्रेन के साथ किस करेगी? मीन टू से कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी और अटैच होने के बाद ये अपने अंदर मौजूद वेस्टफुल मटेरियल को सेल के बाहर एक्सपेल आउट कर देगी। इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ किस करेगी, यानी अटैच होगी, अपने अंदर मौजूद वेस्टफुल मटेरियल को एक्सपेल आउट करने के बाद ये दोबारा डीटैच होके सेल के अंदर दोबारा वापस इंटरनली मूव कर जाएगी। इसलिए हम इसे कहते हैं किस एंड रन पाथवे। नेक्स्ट हमारे पास है किस एंड स्टे पाथवे। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर एक वेसिकल बनती है वेस्टफुल मटेरियल की और सेल उसको एक्सपेल आउट करता है। वो वेसिकल जाके सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और अपने अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट तो कर देता है, लेकिन वो वेसिकल जिसके अंदर वेस्टफुल सब्सटेंसेस मौजूद थे वो सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच ही रहता है। इसीलिए इसको किस एंड स्टे पाथवे कहा गया है। ओके, सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसेंशियल स्टेप्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स शामिल हैं। नंबर 1 ट्रैफिकिंग। क्या होता है कि सेल के अंदर जिस वेसिकल ने एक्सपेल आउट होना है उसने सेल की सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना है। सेल के अंदर मौजूद वेस्टफुल मटेरियल वाली वेसिकल का सेल की सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने के प्रोसेस को हम ट्रैफिकिंग कहते हैं। ट्रैफिकिंग करने के लिए मोटर प्रोटीन रिक्वायर होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो मायोसिन हो सकती है, काइनेसिन हो सकती है और डायनिन भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है टीथरिंग। इस वेसिकल का जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव की है, इसका सेल मेम्ब्रेन की साथ जुड़ने के अमल को टीथरिंग कहते हैं। डॉकिंग क्या है? डॉकिंग का मतलब ये है कि कंप्लीट अटैचमेंट ऑफ द वेसिकल विच कंटेन द वेस्टफुल मटेरियल विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड डॉकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमिंग। प्राइमिंग जो है ये एक रेयर प्रोसेस होता है, ये सारे के सारे सेल्स के अंदर नहीं होता। जिन सेल के अंदर डॉकिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट के साथ नहीं होती, वहाँ प्राइमिंग का भी प्रोसेस होता है। प्राइमिंग के बाद आ जाता है जी फ्यूजन। वेसिकल का सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वेसिकल का सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना और अपने अंदर मौजूद वेस्टफुल मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन से एक्सपेल
आउट करने के अमल को फ्यूजन कहते हैं। हमें पता है कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास वेस्टफुल सब्सटेंसेस की वेसिकल बनती है वो भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन रखती है। तो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। ओके, हमारे पास एक्सोसाइटोसिस की भी एग्जाम्पल मौजूद हैं। नंबर 1, एक्सोसाइटोसिस इन पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज क्या करता है, अपने अंदर से ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक्सपेल आउट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है साइनेप्टिक वेसिकल एक्सोसाइटोसिस। साइनेप्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इंटरनलाइज होते हैं और वो एक्सोसाइटोसिस से एक न्यूरॉन से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स वाया exocytosis. Okay, that's all. Thank you so much.